ओके बेटा। तो कल की जहाँ पे लेक्चर समाप्त हुआ था, कल आप लोगों ने इसका रिवीजन किया। ये कल था, हेडिंग हमारा चल रहा था व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। तो ये इसका लास्ट पॉइंट कल यहाँ पे, हैड क्रिएटेड आउट ऑफ। इसके आगे से स्टार्ट करना है। और द काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपलिटीज आ कॉन्फिडरेशन ऑफ 39 स्टेट। कह रहा है कि काउंटलेस मतलब सो मेनी, जिसको हम कह सकते हैं कई, या जिनको आप गिन नहीं सकते, इतने प्रिंसिपलिटीज मतलब इतने छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट थे। और कॉन्फिडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, कितने स्टेट्स थे? 39 स्टेट्स। ईच ऑफ, हाँ, 39 स्टेट का एक मतलब यूनियन जिसको कह सकते हो, या कॉन्फेडरेशन जो भी बता रही है आकांक्षा, वो दीक्षा संघ। ईच ऑफ दीज possessed its own currency and weight and measure। ईच ऑफ दीज possessed मतलब उनमें से प्रत्येक लोगों का अपना अपना मतलब अलग अलग जो भी स्टेट्स थे, सबके अपने अपने करेंसी थे, सबके अपने अपने मुद्राएं थी। और वेट एंड मेजर सबका वाट माप तौल था। मत मत बंद मत करना, लाइट नहीं है। अरे, अ मर्चेंट traveling in 1833 from Hamburg to Nuremberg to sell। बोल रहा हूं, बंद मत करो। मर्चेंट मतलब व्यापारी लोग, फ्रॉम 1833 के समय तक जो है, या उस समय हाम्बर्ग से नोरेमबर्ग तक ट्रेवलिंग करके अपने गुड्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे, सेल करते थे। हिज गुड्स वुड हैव had to pass through 11 custom barriers and pay a custom duty of about 5% at each one of them। और उस रास्ते के दौरान उनको 11 कस्टम ड्यूटीज मतलब सीमा शुल्क देना पड़ता था 11 जगह पे। जैसे हम लोग अभी यहाँ से दिल्ली जाना हो तो कितने टोल प्लाजा हमको मिलेंगे, लखनऊ तक जाने में 2 टोल प्लाजा, उसके बाद ऐसे तो सब जगह आपको 100 रुपए का टोकन कटाना है। तो ये ऐसे मतलब सिस्टम था जब सब एक मतलब ड्यूटी नहीं थी, और अलग अलग ड्यूटीज लगती थी। तो और वो उनके इनकम का नियर अबाउट जो है कस्टम ड्यूटी जो है 5% ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक का 5% था वो। ड्यूटीज वर ऑफन लेव्ड अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट ऑफ द गुड्स। और किस आधार पे ली जाती थी कि जो सामान लेके वो जा रहे हैं उसका वेट कितना है या मेजरमेंट क्या है, उसके आधार पर वो डिसाइड होती थी कितना टैक्स देना है। ज़्यादा है तो उसका टैक्स ज़्यादा लगता था। जैसे हम लोग यहाँ पार्सल करने जाते हैं तो वेट के आधार पर होता है। अभी कोई रेलवे में कोई चीज़ पार्सल बुक करने जाए तो भी वेट के आधार पर आपको पैसा देना पड़ेगा। एज ईच रीजन हैड इट्स ऑन सिस्टम ऑफ वेट एंड, प्रत्येक क्षेत्र का अपना अपना अलग अलग वेट मेजर था जब एक सब जगह सामान नहीं था। ये तो नेपोलियन जब आया तो उसने वेट और मेजर को और ये सब स्टैंडर्डाइज किया। और लिबरल भी यही चाहते थे कि सारे ड्यूटीज को एवोल्यूशन करके एक तरह का एक सामान हो, जैसे हम लोग भी हुआ, चलिए जीएसटी सब अलग अलग ड्यूटीज को खत्म करके। दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन, और इससे जो है टाइम भी लगता था उसको कैलकुलेट करने में, समय बर्बाद होता था व्यापारियों का, पैसा भी ज़्यादा लगता था। द मेजर ऑफ क्लॉथ्स फॉर एग्जाम्पल वाज द एली
which in each reign stood for a different length. कपड़ों की जो नापने के लिए यूनिट था वो भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग था। जैसे आज मीटर है तो हर जगह 1 मीटर का जो लेंथ है वो सब जगह समान है, लेकिन अभी पहले गज चलता था, गज लोग ऐसे हाथ से नाप देते थे, तो डिफरेंट मतलब खाते थे। ऐसे वहां पर भी सिस्टम जब सेम नहीं था तो अलग अलग। अब एन एली और टेक्सटाइल मटेरियल bought in Frankfurt would get you 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ्स। जब वो फ्रैंकफर्ट में खरीदते थे तो वहां उसका जो मेजरमेंट होता था एक एली का 54.7 सेंटीमीटर, इन मेंज में 55.1 सेंटीमीटर, इन नूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर और इन फेरीबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर। अभी देखिए अलग अलग प्लेस पर उसी का अब पता चला, व्यापारी लेके चला हुआ है जहां से अपना सामान, तो कहीं दूसरी जगह बेचना या तो उसको कहीं फायदा हो रहा है, कहीं उसका लॉस हो रहा है, कहीं ज्यादा बढ़ा के देना पड़ रहा है। तो ये सिस्टम था, ये सब बहुत प्रॉब्लम था उस समय सबके लिए, एक प्रॉब्लम फेस। सच कंडीशन वर viewed as obstacle to economic exchange and growth by the new commercial classes। और इस तरह का जो समस्याएं, ऑब्स्टेकल मतलब जो डिफिकल्टीज या डिफिकल्टीज थी, परेशानियां, बाधाएं जो प्रॉब्लम फेस कर रही थी इकोनॉमिक एक्सचेंज में, आर्थिक एक्सचेंज बदलाव, मतलब जो उसके बदले में लोग अपना व्यापार कर रहे थे, एंड ग्रोथ बाय न्यू कॉमर्शियल क्लासेस, और एक नए कॉमर्शियल क्लास मतलब व्यापारिक वर्ग के ग्रोथ में भी एक तरह से वो समस्या पैदा हो रही थी। हु आर्ग्यूड फॉर द क्रिएशन ऑफ ए यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी allowing the unhindered movements of goods। मतलब एक नया जो कमर्शियल वर्ग था वो आर्ग्यूड मतलब होता है कि विनती करना, एक तरह से मांग, डिमांड करना, फॉर द या बहस करना जिसको कहते हैं, डिस्कस करना, फॉर द क्रिएशन ऑफ ए यूनिफाइड इकोनॉमिक। किसके लिए? यूनिफाइड इकोनॉमिक मतलब एक समान आर्थिक सिस्टम को बनाने के लिए, टेरिटरी अलाउइंग द अनहिंडर्ड, अनहिंडर्ड मतलब जिसमें विदाउट एनी बैरियर, फ्री जिसको कह सकते हो, स्वतंत्र मूवमेंट ऑफ गुड्स, सामान का, वस्तुओं का आदान प्रदान हो सके बिना किसी रुकावट के। बंद मत करो बेटा, कह रहे लाइट नहीं है। पीपुल एंड कैपिटल in 1834 a custom union or Jolovirian was formed at the initiative of Prussia and joined by most of the German states। पीपुल एंड कैपिटल जैसे वहाँ तो उसी का सेंटेंस है, गुड्स, पीपुल एंड कैपिटल, वस्तुएं, लोग, सामान, पैसे को एक्सचेंज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इधर से उधर मूव करने में। जब एक समान यूनिफाई इकोनॉमिक टेरिटरी की बनाने की बात उन लोग कर रहे थे, तो इन 1834 में द कस्टम यूनियन, जो एक तरह से सीमा संगठन था, हाँ, और जो जोलोवेरियन वाज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव, एक तरह से पहल कर रहा है, इनिशिएटिव मतलब पहल, फ्रॉम पुर्सिया, पुर्सिया की तरफ से, फाइंड बाई मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट, और उसमें बहुत से जर्मन स्टेट भी जुड़े। द यूनियन एबोलिश टैरिफ बैरियर एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ, जैसे टैरिफ कहते नहीं, टैरिफ लग रहा, पहले हमारे भी मोबाइल में टैरिफ शुल्क लगता था, यहाँ से हम लखनऊ जा रहे हैं या और बाहर गए तो नहीं पकड़ रहा है टैरिफ। तो ऐसे ही जो टैरिफ वेरिएबल अलग अलग मतलब कस्टम्स ड्यूटीज लगती थी,
उनको कम करने के लिए, समाप्त करने के लिए। रिड्यूस द नंबर ऑफ द करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 टू 2। 32 मतलब 30 से 32 जो है अलग अलग मुद्राएं थी, उनको भी कम करने के लिए। द क्रिएशन ऑफ ए नेटवर्क ऑफ रेलवे फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, द हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन। और ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी विस्तार के लिए रेलवे की बात हुई कि रेलवे को बढ़ाया जाए, जिससे हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जो आर्थिक पैसे की बर्बादी हो रही थी एक तरह से, उसको कम करने के लिए। और नेशनल यूनिफिकेशन, एक राष्ट्रीय यूनिफिकेशन के लिए, मतलब उसको एक यूनिक, एक एकीकरण के लिए। A wave of economic nationalism strengthened the wider nationalist sentiments growing at the time। क्या हुआ? A wave of economic nationalism, उस समय जो है एक वेव, आप मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक नेशनलिज्म, मतलब कि आर्थिक क्षेत्र में कई सुधार, जिसको कह सकते हैं हम, कई प्रक्रियाएं ऐसी अपनाई गई कि जिससे एक वेव सा, एक मतलब लहर सा पैदा हो गया। एंड स्ट्रेंथन द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटीमेंट, और एक जो वाइडर कह रहा है नेशनलिस्ट सेंटीमेंट, मतलब राष्ट्रीयता को, एक राष्ट्र भावना के प्रचार प्रसार में भी काफी उसमें फायदा हुआ लोगों को, ग्रोइंग एट द टाइम। अगला है हम लोगों का पॉइंट, अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। ओल्ड कंजर्वेटिव्स और न्यू कंजर्वेटिव्स बताया ही गया आपको, रूढ़वादी जो लोग थे ओल्ड परंपरा के अनुसार। फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, 1815 में नेपोलियन की हार हुई। यूरोपियन गवर्नमेंट वर ड्राइवन बाय अ स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिव। क्या हुआ? ये लोग चाहते ही थे, मतलब कि पुनः जो है जैसे सिस्टम पे था वही सिस्टम को लाया जाए पुनः कंजर्वेटिव, क्योंकि ये लिबरल रेडिकल्स और ये उसमें विश्वास नहीं ज्यादा करते थे, ये पुराने सिस्टम को पुनः लाना चाहते थे। जो यूरोपियन गवर्नमेंट्स थी, सरकारें थी, ड्राइवन बाय द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिव, मतलब वही सरकार को पुनः उसी स्पिरिट में, उसी सोच के अनुसार चलाना चाहती थी। कंजर्वेटिव बिलीव्स दैट एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, और ये लोग किस में विश्वास करते थे? एस्टेब्लिश द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब पारंपरिक जो संस्थाएं थी, जो पारंपरिक उनका सिस्टम था, उसी अनुसार स्टेट एंड सोसाइटी, लाइक द मोनार्की, द चर्च एंड सोशल हायरार्कीज। मोनार्की सिस्टम को, चर्च जो क्लर्जी वर्ग था, एंड सोशल हायरार्की, हायरार्की मीन्स होता है द प्रेस्टली गवर्नमेंट। प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड। बुक में देखेंगे आप, ये जो इसमें हमने जो पिक्चर फोटो दिया है पेज का, इसमें सब अंडरलाइन कौन कौन से पॉइंट किए हैं, तो ये नोट्स वाले पॉइंट थे सब। तो प्रॉपर्टी एंड फैमिली, प्रॉपर्टी मतलब वही कि उनकी जो है धन दौलत, उनके जो लैंड्स, और फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड। प्रिजर्व मतलब होने चाहिए, एक तरह से सुरक्षित होने चाहिए, और फर्दर जो है उसको वो अपने यूज में ला सके, और उन्हीं के फैमिली के लोग जो है आगे भी रूलिंग में भी रहे। Most conservatives, however, did not propose a return to the society of pre-revolutionary days. Rather, they realized from the change initiated by Napoleon. लेकिन उसमें से जैसे बहुत से जो कंजर्वेटिव्स लोग थे, they were not परपोज टू अ रिटर्न सोसाइटी प्री रिवोल्यूशनरी डेज, जो पहले की
प्रारंभिक जो रिवोल्यूशनरी डेज थे, rather they realize from the change, जो नेपोलियन ने चेंज किया था उस चीज को रियलाइज करते थे, तरह महसूस उन लोगों ने किया चेंजिंग को, दैट द मॉडर्नाइजेशन कुड इन फैक्ट स्ट्रेंथन द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन। क्या है कि मॉडर्नाइजेशन मतलब जो आधुनिकीकरण हुआ, कुड फ्रॉम द चेंज initiated by Napoleon, that modernization could be in fact strengthen traditional institution। traditional institution मतलब जो पारंपरिक संस्थाएं थी, पारंपरिक सिस्टम था उनका, उसमें मजबूती एक तरह से लाना। लाइक द मोनार्की, इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। इससे, जैसे मोनार्की सिस्टम कहते हैं, इससे जो है मेक मोर पावर एंड मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। स्टेट को मतलब राज्य को एक तरह से ज्यादा शक्ति मिली उससे और ज्यादा मजबूत हुआ। अ मॉडर्न आर्मी एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी एंड डायनेमिक इकोनॉमी। मॉडर्न आर्मी कह रहा है मतलब जैसे आधुनिक सेना है, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी का मतलब जो ब्यूरोक्रेट जांच मतलब पक्ष, या हम कह सकते हैं सूचना तंत्र, डायनेमिक इकोनॉमिक एंड द एवोल्यूशन ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का जो अंत हुआ था, एंड सर्फडम, सर्फडम मीन्स जो बेगार की खेती मतलब मजदूरी लोग करते थे। could strengthen the autocratic monarchies of Europe। तो इन सब चीजों को क्या करते थे, could strengthen the autocratic monarchy of Europe। तो मोनार्की में जो ऑटोक्रेटिक मतलब स्व मतलब उनका एक राजतंत्र था जो स्व चाहते थे, स्वायत्ता, उसको एक मजबूती प्रदान कर सके या मजबूती मिल सके। In 1815 representative of the European power, ब्रिटेन, रसिया, प्रुसिया एंड ऑस्ट्रिया, पर्व राष्ट्र हमने बताया था चार आपको, 1800 मिल करके, हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन, जो लोगों ने मिल करके नेपोलियन को डिफीट किया, मेट अ वियना टू ड्रा अप अ सेटलमेंट फॉर यूरोप। और उन लोगों ने वियना में मीटिंग किया और एक यूरोप के लिए एक सेटलमेंट मतलब यूरोप के सेटलमेंट के लिए एक ड्राफ्टिंग किया, एक तरह से जैसे उसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन। द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियल। अभी जो वियना कांग्रेस वहां मीटिंग था उसका होस्टिंग कौन कर रहा था, प्रेसिडाइजिंग मतलब उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, ऑस्ट्रियन चांसलर थे डुइक मैटरनिच। द डेलीगेट्स, अगले पेज पे आपको हम भेज रहे हैं। हाँ बेटा, कहाँ पे, लाइक द मोनार्ची द चर्च सोशल हायरार्चीज, मतलब जैसे कि मोनार्की मन राजतंत्र है, चर्च है जो क्लर्जी वर्ग के लोग थे, और सोशल हायरार्ची, सोशल हायरार्ची मतलब जो समाज में जिनका एक पावर था जिसको हम कहते हैं प्रेस्टली गवर्नमेंट, समझे ना, प्रेस्टली मतलब एंड प्रॉपर्टी एंड द फैमिली, प्रॉपर्टी मतलब उनकी जो प्रॉपर्टी थी और उनके परिवार शुड बी प्रिजर्व, इन सब चीजों को प्रिजर्व मतलब वैसे ही चाहते थे कि बना रहे उनका, मतलब पुराने सिस्टम के अनुसार जो पहले था नेपोलियन से पहले। और नेपोलियन से पहले जब मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जब बना, मोनार्की से
तो उस समय जब लुइस 16 के समय की स्थिति को मोस्ट कंजर्वेटिव, अब ज्यादातर जो कंजर्वेटिव थे, जो मतलब एक तरह से हाँ, रूढ़वादी कंजर्वेटिव का मीनिंग यहाँ दिया गया है, अ पॉलिटिकल फिलॉसफी दैट इज स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन एंड कस्टम एंड प्रिफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज। मतलब ये लोग बाद में राजी हुए कि परिवर्तन चाहिए, लेकिन आपको नाइन्थ में बताया गया था ना, स्लोली चेंज चाहते थे, कि एकाएक चेंजिंग नहीं चाहते थे, ट्रेडिशनल सिस्टम पूरी तरह से बदल जाए। तो ये भी उसमें ज्यादातर लोग जो है रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रिवोल्यूशनरी डेज, समाज को पुनः वापस चाहते थे जैसे पहले का डेज था, प्री रिवोल्यूशनरी डेज, रिवोल्यूशनरी से पहले का समय। हाँ, तो अगला पेज अभी हम आपको सेंड कर रहे हैं, कौन सा था, ये वाला पेज था। इशू विंडो डोर ओपन कर दो ना, तो फिर अभी हम जब आएंगे ना तो बता रहे हैं कितना दिक्कत हो रही है, हमको दिख रहा है। चलिए, ड्रीम अप अ ट्रेटी ऑफ वियना 1815, 1815 में इन लोगों ने वियना की संधि किया, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंज। क्या है अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंज? एक होता है डूइंग, दूसरा होता है अनडूइंग, मतलब बिना किए ज्यादातर उसमें जो चेंजिंग ना करते हुए, दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियन वार, that had come about in yeah, that had come about in Europe during the Napoleon War। नेपोलियन वार के समय जो चीजें निकल के आई थी यूरोप में, द बॉर्बन डायनेस्टी व्हिच हैड बीन डिस्पोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय बॉर्बन डायनेस्टी जो कि डिस्पोज हो गई थी, जिसको एक तरह से समाप्त कर दिया गया था, वो पुनः एक तरह उनको लाए लोग, बार्बन फैमिली के पुनः लुइस 16 की जगह लुइस 18 को, उस समय तो लुइस 16 की डेथ हो चुकी थी, फांसी दे दिया गया था, और लुइस 18 को जो है गद्दी पर बैठाया गया, समझे। डिस्पोज ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वर रीस्टोर्ड टू पावर, रीस्टोर्ड टू पावर मतलब पुनः पावर में आना, एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन, और फ्रांस ने जो नेपोलियन के अंडर में टेरिटरीज जीता था उसको खो दिया, अर्थात उसको देना पड़ा। A series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion। कह रहा है बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस, फ्रांस की सीमाओं पर बहुत से ऐसे स्टेट सेटअप हो गए, टेरिटरीज, जो जिससे कि फ्रांस एक्सपेंशन को रोका जा सके, फ्रांस अपने विस्तार को नहीं कर सकता था। इन फ्यूचर, भविष्य में, दस द किंगडम ऑफ द नीदरलैंड which included Belgium was set up in the north and Geneva was added to Piedmont in the south। क्या इस प्रकार द किंगडम ऑफ नीदरलैंड, नीदरलैंड मतलब एक तरह से हॉलैंड, which included बेल्जियम, बेल्जियम
भी उसमें शामिल था, सेटअप इन द नॉर्थ नॉर्थ में, एंड जिनेवा जो है पाइडमोंट ऑफ द साउथ साउथ में। Porcia was given important new territories on its western frontier। पोर्सिया को वेस्टर्न फ्रंटियर में, वेस्टर्न पार्ट्स में जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया, उसको एरिया दिया गया। वाइल ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल टू द नॉर्थ नॉर्दर्न इटली। बट द जर्मन कॉन्फिडरेशन ऑफ 39 स्टेट, जो जर्मन का एक तरह से उन 39 स्टेट का एक संघ था, हैड बीन सेट अप बाय नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच, जो कि नेपोलियन ने सेट किया था वो लेफ्ट अनटच, उसे अनटच मतलब रह दिया गया, उसे किसी ने कोई मतलब उस पर किसी ने कुछ किया नहीं। इन द ईस्ट रसिया वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, while Prussia was given a portion of Saxony। क्या कह रहा है कि इन द ईस्ट, ईस्ट में रसिया वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, मतलब पोलैंड का कुछ पार्ट रसिया को दिया गया। while Prussia was given a portion of Saxony, the main intention was to restore the monarch। सबका मेन मतलब क्या था, पुनः मोनार्की सिस्टम को लाना। दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन, जो कि नेपोलियन के द्वारा ओवरथ्रोन कर दिया गया था, उखाड़ फेंका गया था। एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप, और एक तरह से पुनः जो है एक नया कंजर्वेटिव ऑर्डर, एक नया क्रम जो है यूरोप में बनना शुरू हो गया था। अगला है द कंजर्वेटिव रेजिम सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक। 1815 में जो कंजर्वेटिव रेजिम, जो रूढ़वादी सिस्टम बनना शुरू हो गया, रूढ़वादी गवर्नमेंट बनना, तो सब क्या थे, ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक मतलब सेल्फ रिलायंस जिसको कहते हैं, सारा पावर अपने हाथ में रखने वाले। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट and sought to curb activities that question the legitimacy of autocratic government। They did not tolerate criticism, tolerate मतलब सहिष्णुता जिसको हम कहते हैं, क्रिटिसिज्म आलोचना, एंड डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है लोकमत जनमत, मतलब इन सब चीज़ों के पे विश्वास वो नहीं रखते थे कि जनमत से कोई काम हो, और अगर कोई आलोचना कर रहा है तो वो उस पर वो ध्यान दे नहीं। एंड सॉट टू कर्व एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन, और इस तरह से अगर कोई उन पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा हो, अगर कोई उनके अगेंस्ट कुछ कर रहा तो उसको कर्व करना। द लेजिटमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज्ड सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल, ज़्यादातर उसमें से तो सेंसरशिप लगा देते थे कंट्रोल करने के लिए, एक तरह से। व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर, अगर अखबार में कुछ छपता था उनके अगेंस्ट में तो उस पर बैन लगा दिया जाता था, अखबार को ही बंद करवा दिया जाता था। बुक्स प्लेज एंड सॉन्ग एंड रिफ्लेक्टेड द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम, मतलब ऐसे कि जिस बुक पत्रिकाएं या गीत में अगर उनको लगता था कि लिबर्टी या फ्रीडम की विचार कहीं बात आ रही हो, जैसे हम लोगों के यहाँ ब्रिटिश के समय में अगर वंदे मातरम कहीं वो लोग सुन लेते थे तो तुरंत उस पर बैन लगाना और सब जेल में डालना, ये तो ऐसे ये लोग जो है इससे इतना भयभीत होते थे कि लिबर्टी या फ्रीडम जैसी बातें कहीं होती थी तो सीधा उस पर बैन किया जाता था। यहाँ है फिगर में आपको दिख रहा है द क्लब ऑफ थिंकर, द एनोनॉमस, द कैरिकेचर डेटिंग 1820, 1820 में है मीटिंग
ऑटोक्रेसी के लोग जो है अपना बैठ करके कर रहे हैं इसमें। पढ़िएगा क्या क्या है। चलिए थोड़ा सा इस पैराग्राफ का बचा हुआ आज का जो पॉइंट रह जा रहा है, आज है ये पॉइंट। हाँ ऊपर का ये आपको 2-3 लाइन इसका है। आज का टाइमिंग भी वही उतना हो पाएगा। फिर रिवोल्यूशनरी से नेक्स्ट डे द एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन, मतलब वही बताया हमने ना कि अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड कुछ भी बातें सामने आती थी कहीं पत्रिका मैगजीन में, तो उस पर सीधा सीधा बैन लगा दिया जाता था। द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन नॉनथलेस कंटिन्यू टू इंस्पायर लिबरल्स। द मेमोरी ऑफ द मतलब कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो बातें हैं वो बिल्कुल नहीं ये लोग चाहते थे कि लगातार हों और जिससे लिबरल लोग उससे इंस्पायर हों। द मेजर इशू टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट हु क्रिटिसाइज, तो ज़्यादातर जो इशू थे कौन लोग उसको उठा रहे थे, लिबरल नेशनलिस्ट, जो लिबरल लोग थे जो राष्ट्र को आज़ाद कराना, लोगों को स्वतंत्र चाहते थे कि सब कुछ हो और पब्लिक रूल हो, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत गवर्नमेंट हो, वही लोग उसकी आलोचना करते थे। द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वाज फ्रीडम ऑफ द प्रेस। हु क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर, फ्रीडम ऑफ प्रेस मतलब वो प्रेस की आज़ादी चाहते थे और इस तरह से रूढ़वादी विचारधाराओं का वो क्या करते थे, आलोचना करते थे। तो अटेंडेंस आप भेज दीजिए। आज 8-7 हो गया है, चूंकि अभी 8-10 से उधर 9th की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो आज का यहीं पर है, आप टिक कर लीजिए जिससे अगले दिन इसको स्टार्ट करूं आगे से। हेडिंग द रिवोल्यूशनरीज पे। अब देखो आज हो सकता है कुछ हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी भेजे, अगर स्कूल जाएं तो करिएगा आप लोग। आज कितने ऐड थे बेटा, किसी ने अटेंडेंस अभी तक दिया, भेजा है कि नहीं? कितने? हेलो, कितने लोग? 17 लोग। क्यों नहीं, सब ऐड हो रहे हैं। 10th में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इनको अभी कुछ सोचना इधर उधर बुक और क्या करना है क्या कीजिए।